हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। है ना फाड़ू जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं बताएंगे? आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? एक बार बता देंगे, है ना? साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बार बताओगे? चलिए निधि जी, गुड इवनिंग। चलिए, अब देखो क्लास हम लोग ना आज स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको ना प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ी थी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्रीवियस क्लास जो हमने पढ़ी थी वो हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? उसके अलावा हमने बात की थी, देखो हमने देखा था आपका तो कल की क्लास में मैंने आपको समझाया अभी आपका कि हमने 1947 से लेकर के ना 1962 तक जो भारत की क्या थी आपकी विदेश नीति थी, है ना? इस समय हम लोग बात कर रहे थे भारत की विदेश नीति के बारे में। तो भारत की विदेश नीति कैसी थी, है ना? आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित थी। इन चीजों को हमने क्या किया है अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमने जाना था। आज हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे ना जो भारत की विदेश नीति का आपका दूसरा चरण है, जो कि आपका 1962 से लेकर के आपका 1991 तक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, है ना? राखी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं बताएंगे एक बार? ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस विदेश नीति को इस चरण बात कवर करेंगे। ठीक है, अब सर देखो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से क्लास नहीं कर पा रही हूँ। जी क्या बोल रहे हो? सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इस वजह से क्लास नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। नेटवर्क होगा तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है? कोशिश करो लाइव में रहने की, ठीक है? देखो अब हम लोग बात करेंगे 1962 से लेकर के ना 1991। आप मॉर्निंग क्लास में भी नहीं थे ना आज? जी सर, इसीलिए तो नहीं थी। कोई बात नहीं। 1962 से लेकर ना 1991 की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो चरण होता है आपका, इसमें हमने बात की थी। देखो कल थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में, है ना? आत्मनिर्भर हमारा क्या होता है, भारत यहाँ पर बनता है ना? अंकिता जी गुड इवनिंग। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके आत्मनिर्भरता के बारे में, ठीक है ना? आप आत्मनिर्भरता इसको कह सकते हो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन, है ना? आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन दृष्टिकोण का दौर, है ना? इतनी चीजों को हमने कल क्या किया था आपको मैंने बताया था, ठीक है? ओवरव्यू हमने किया था। आज उसको हम लोग क्या करेंगे ना, डिटेल में लेकर के चलेंगे। चलिए आगे देखो हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहाँ से पॉइंट क्या निकलता है। तो देखो हमने देखा था कि ना भारत चीन का जो युद्ध होता है, ठीक है? थोड़ा सा क्योंकि देखो कुछ लोग नए क्लास में है, तो मैं बैकग्राउंड उनके लिए बना देता हूँ जो हम लोग चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो भारत चीन युद्ध होता है आपका। बाकी जो कल के क्लासेस में थे, आप मुझे आंसर बताओगे भारत चीन का युद्ध किस वर्ष होता है आपका, है ना? जो कल के क्लासेस में थे, जैसे ना अंकिता जी कल के क्लास में आप थे, आप इसका आंसर बताओगे, है ना? पारुल जी आप बताओगे भारत चीन युद्ध किस वर्ष होता है आपका? चलिए बहुत अच्छा, 1962 में, है ना? भारत चीन का युद्ध होता है आपका 1962 के अंदर में, जिसमें भारत की क्या होती है, आपकी हार हो जाती है। और चीन क्या करता है, तो इस युद्ध को आपका जीत जाता है ना? इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं क्या करता है, बदलाव करेगा। अब देखो जब युद्ध की समाप्ति हो गई, युद्ध क्या हो गया आपका भाई, खत्म हो गया। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे, है ना? उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री की जब हम लोग बात करते हैं, तो उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। अब नेहरू जी की लोग काफी ज्यादा क्या करते हैं भाई, तो आलोचना करते हैं, है ना? नेहरू जी की खूब सारी क्या की गई, आलोचना की गई।
है ना, कि किस तरीके से आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए हैं, कि एक देश क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है हमें, है ना, आपने पंचशील किया, इसके बाद भी आपको क्या होता है, तो आपके देश पर आक्रमण किया गया, है ना। तो इस तरह की काफी सारी आलोचना का सामना कर पड़ा नेहरू जी को, ठीक है ना। हर्षिता जी गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। अब देखो भले नेहरू जी की आलोचना की गई, लेकिन आलोचना के बाद भी अगर हम बात करें तो घरेलू राजनीति में, यानी कि भारत की राजनीति के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो नेहरू जी से प्रभावशाली अधिक कोई भी नेता नहीं था आपका। घरेलू राजनीति में प्रभावशाली नेता की जब हम लोग बात करते हैं, तो उस समय भी प्रभावशाली नेता सबसे ज्यादा कौन थे, नेहरू जी थे। अब उनकी आलोचना की जा रही थी, वो एक क्या है आपका अलग बात है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, अब इनकी देखो आलोचना की गई, तो इस प्रकार देखो पराजय के बाद कहीं ना कहीं क्या होता है ना, पराजय के बाद आप सिंपल यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, पराजय के बाद विदेश नीति के दृष्टिकोण में बदलाव, है ना। पराजय के बाद विदेश नीति के दृष्टिकोण में, है ना, दृष्टिकोण में बदलाव आता है, ठीक है। अब वो बदलाव क्या आएगा, उन चीजों को हम लोग समझेंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का क्या करोगे, आंसर बताओगे। देखो भारत की हार हुई भारत चीन युद्ध में, इस हार के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण क्या था, ठीक है, कोई बता सकता है आप में से। ठीक है, भारत चीन युद्ध में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, ठीक है, जिनको आंसर पता है अनम्यूट करके आप आंसर बताएंगे। चलो किसी को नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। देखो भारत की ना हार का सबसे बड़ा कारण क्या था आपका, सेना था, ठीक है। हमने क्योंकि देखो आजादी के बाद हमने सेना पर अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि भारत चीन युद्ध में हमारी हार का सबसे प्रमुख क्या बनता है, कारण बनता है। तो भारत ने कहीं ना कहीं फैसला किया इस बात को लेकर के, है ना। देखो भारत ने फैसला किया है, मैं उस समय भारत ने फैसला किया, तो भारत ने बोला कि भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण की बात करी, है ना। किसकी बात करी भारत ने, तो भारत ने बोला कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, सैन्य आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने आर्मी को मॉडर्निफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो भारत ने सेना आधुनिकीकरण का, है ना, आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण कदम उठाया, है ना। भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण क्या किया आपका, है ना, महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया, महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया। अब इसमें क्या क्या चीजें कही गई या क्या क्या चीजें की गई, इन चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से ना सेना का आपका आधुनिकीकरण होता है, ठीक है। उन सभी को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो ये जो कार्यक्रम आपका शुरू किया गया ना सेना के आधुनिकीकरण का, इसमें सबसे पहले तो बोला गया आपका कि इस कार्यक्रम में, है ना, पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, तो इस कार्यक्रम में, ठीक है, इस कार्यक्रम में, है ना, हम लोग देखेंगे आपका, तो इस कार्यक्रम में 10 नई, ठीक है, इस कार्यक्रम में 10 नई माउंटेन डिवीजनों के साथ, ठीक है, 10 नई माउंटेन डिवीजनों के साथ, ठीक है, 10 नई माउंटेन डिवीजनों के
साथ क्या किया गया आपका 10 लाख, ठीक है, 10 नई माउंटेन डिवीजनों के साथ 10 लाख सैनिकों वाली, ठीक है ना, 10 लाख सैनिकों वाली सेना का, है ना, 10 लाख सैनिकों वाली सेना का निर्माण करना था, है ना, क्या करना था, निर्माण करना था। ठीक है, बहुत ही बड़ा कदम था आपका जो लिया गया था सेना के आधुनिकीकरण में। लेकिन देखो होता क्या है ना, चीजें देखो बड़ी अच्छी चल रही होती हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत अगर हम कुछ और बात करें, ठीक है, उसको थोड़ा आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सेना कैसी होनी चाहिए। तो सेना की यहाँ पर जो बात कही गई है आपकी, जो अधिक ऊंचाई वाले, ठीक है, सेना कैसी होनी चाहिए हमारी, तो जो अधिक ऊंचाई वाली क्षेत्र, ठीक है ना, क्या कहा गया आपका, तो जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, है ना। चलो कोमल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं बताएंगे एक बार। ठीक है, तो सेना कैसी बनानी हमें है, तो सेना हम वैसी बनाएंगे, उस सेना का निर्माण करेंगे जो सेना हमारी क्या करेगी, तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए तैयार हो, है ना, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए तैयार हो। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो। जैसे आपने देखा होगा ना, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड हमारा कौन सा है, अगर किसी को पता होगा तो नाम आप लोग बताओगे, ठीक है, भारत के अंदर में। तो देखो अब पॉइंट है कि हमें ऐसी सेना चाहिए ना जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लड़ सके। अब पॉइंट है कि सर देखो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आईआर का, भारत की विदेश नीति हम लोग पढ़ रहे हैं 1962 से लेकर के 1991 का, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, जैसे देखो अब ऊंचाई वाले जगह की बात करोगे तो आपको पता है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा है, तो आप समुद्र तल से क्या करते हो, जितनी ऊंचाई पर जाते हो ठंडी क्या होती है उतनी अधिक बढ़ जाती है। तो हमें ऐसी सेना का निर्माण करना है जो अधिक ठंड में भी क्या कर सके, आपका लड़ाई कर सके। ठीक है, तो ऐसी सेना के निर्माण की यहाँ पर क्या की गई, आपकी बात कही गई। इसके अंतर्गत और क्या रखा गया आपका, या और क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, तो बोला गया है आपका इसके अंतर्गत, है ना, बोला गया आपका इसके अंतर्गत सुपरसोनिक विमानों, ठीक है, इसके अंतर्गत सुपरसोनिक विमानों, ठीक है, देखो सुपरसोनिक विमानों की यहां पर बात की गई। तो सुपरसोनिक विमानों वाले कितने आपके, तो नंबर याद रखना है, सुपरसोनिक वाले 45 क्या रखा गया आपका स्क्वाड्रन से, है ना, 45 स्क्वाड्रन से, ठीक है, सुसज्जित, ठीक है, सुसज्जित वायुसेना, ठीक है, सुसज्जित वायुसेना और नौसेना, ठीक है, 45 स्क्वाड्रन से सुसज्जित वायुसेना और नौसेना के सामान्य, ठीक है, सामान्य विस्तार हेतु,
ठीक है, सामान्य विस्तार हेतु भी क्या रखा गया आपका, प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, है ना, प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ठीक है, प्रतिबद्धता आपकी व्यक्त की गई। अब इसको थोड़ा सा मैं पॉज लेकर के आपको समझाता हूँ। देखो यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है, 10 लाख सैनिकों वाली सेना का निर्माण करना था 10 नई माउंटेन डिवीजन में आपका। इसके बाद देखो होता क्या है, तो ऐसी सेना हमें चाहिए भाई जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लड़ सके, यानी कि काफी ठंड के अंदर भी लड़ाई वो कर सके। और इसके अंतर्गत हमने देखो पॉइंट समझा कि देखो किसी भी देश का क्या होता है ना, अगर वायु सेना आपकी क्या हो, पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तो किसी भी तरीके का ना जंग जीतना आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका का एक उदाहरण लेके मैं आपको अगर बताऊं, तो अमेरिका की जो थल सेना है वो अधिकतर उतनी एडवांस्ड, देखो उसकी ऐसे तो उसकी सेना काफी एडवांस्ड है, ठीक है, लेकिन उसकी थल सेना का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। अब बोलोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी वायु सेना काफी तगड़ी है, काफी मजबूत है ना। जैसे एग्जांपल मान के चलो, किसी परिस्थिति अगर कुछ हो जाए आपका, कि अमेरिका का युद्ध हो जाए आपका किसके साथ में, कोई भी एक देश आप मान लो, ठीक है, अब अमेरिका उसके बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं करेगा, उसके पास वायु सेना इतनी ताकतवर है कि उसी का इस्तेमाल करके क्या करेगा, वो युद्ध जीत जाएगा आपका, है ना। जैसे किसी दूसरे देश में क्या कर देगा, बम गिराना शुरू कर देगा, है ना, हवाई अड्डे आपके हैं, इन जगहों पर बमबारी करना शुरू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो देश क्या करेगा, लड़ाई नहीं कर पाएगा आपका। तो वायु सेना आपकी अच्छी होनी बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो भारत ने भी तय किया कि भैया हम सुपरसोनिक विमानों वाले 45 स्क्वाड्रन से क्या करेंगे, शामिल करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो वायु सेना है और जो हमारी नौसेना है, इसका जो सामान्य विस्तार है ना, इसके सामान्य विस्तार हेतु प्रतिबद्धता भी आपकी व्यक्त की गई। अब देखो यहाँ पर ना सब कुछ सही चल रहा है, आपको लगेगा ना कि यहाँ से सब कुछ क्या चल रहा है, तो वाकई में बहुत ही अच्छा चल रहा है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से आप देखोगे कि 1964 के अंदर, है ना, 1964 की बात आती है, यानी कि 1964 के अंदर में क्या होता है, नेहरू के निधन के पश्चात, है ना, क्या होता है, तो 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाएगा, है ना, नेहरू जी का क्या हो जाता है, आपका निधन हो जाता है ना, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। एक पॉइंट है आपका। अब इनकी जब मृत्यु हो गई ना, तो काफी बड़ा एक ट्रेजेडी आता है हमारी नीतियों के लिए, है ना, लेकिन इसको संभाला गया आपका। इनके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कौन बनते हैं हमारे, तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे कौन बनते हैं इनके बाद में, लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप मुझे एक नारा बताओगे, कौन सा प्रमुख नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। सब लोग इसका आंसर क्या करोगे, बताओगे मुझे एक बार। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, पहले इसका आप लोग आंसर मुझे बताओगे। सर मैं बोल के बता दूं, जय जवान जय हाँ, किसान का सहायक। चलिए बहुत है, देखो कोई कुछ पूछा जाए ना तो बोल के बता दिया करो, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। चलिए, पारुल जी भी लिखा है आपका, जय जवान और जय किसान। ठीक है, सही है ना सर, जी, सही है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका काफी प्रसिद्ध क्या होता है, आपका नारा होता है, ठीक है ना, जय जवान और जय किसान का। अब इनके समय पे ना बड़ा कुछ होता है देश के अंदर में, हम एक एक करके चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। देखो अब जय जवान जय किसान का इन्होंने क्या दिया भाई, नारा दिया। अब इनके पश्चात क्या होता है आपका, तो आप देखोगे तो इस समय में ना, जैसे आपको पता होगा 1965 में
भारत और पाकिस्तान का आपको युद्ध भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको खैर आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग आते हैं अपनी नीतियों के ऊपर। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये अपने कार्यकाल के दौरान भी क्या करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भी, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री भी अपने कार्यकाल के दौरान, है ना, अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, गुट निरपेक्ष, है ना, गुट निरपेक्षता की नीति का, ठीक है, गुट निरपेक्षता, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति का, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति का औपचारिक रूप से, है ना, औपचारिक रूप से परित्याग नहीं किया, है ना, औपचारिक रूप से परित्याग नहीं किया। यानी कि जो गुट निरपेक्षता की आपकी नीति थी, इन्होंने इस नीति को क्या रखा, जारी रखा, है ना। इन्होंने भी क्या की, जो नेहरू जी की नीति थी आपकी गुट निरपेक्षता की, इन्होंने भी उस नीति का सम्मान किया और उसी के अंतर्गत, उसी के तहत इन्होंने भी क्या किया, आपका कार्य किया। हालांकि हम लोग देखते हैं भारत ने क्या किया, अपनी विदेश नीति में विविध अभिप्रायों में क्या किया, उत्तरोत्तर यथार्थवाद आधार ग्रहण किया, है ना। जैसे अगर इस चरण की हम लोग बात करें तो हमें देखने को मिलता है इस चरण में, है ना, इसी चरण में हम लोग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट बना करके लिखना, इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसी चरण में, ठीक है, इसी चरण में क्या होता है आपका, तो भारत ने क्या किया आपका, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको मैं लिखवाता हूँ, उसके पहले देखना, एक पॉइंट छूट रहा है हमारा। देखो, अब जैसे ना शीत युद्ध की बात करें, तो शीत युद्ध जो था आपका, तो इस चरण में आप लिखोगे, इस चरण में, ठीक है, इस चरण में एशिया में, ठीक है, इस चरण में एशिया में शीत युद्ध, ठीक है, इस चरण में एशिया में शीत युद्ध की, ठीक है, शीत युद्ध की काली छाया, ठीक है ना, शीत युद्ध की काली छाया ने भारत को भी प्रभावित किया, है ना, भारत को भी प्रभावित किया। यानी कि देखो, विश्व में जो इस समय आपका ना शीत युद्ध चल रहा था, इससे भारत भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका प्रभावित होता है। ठीक है, अब ये घटनाक्रम कैसे चलती है, तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे आगे आप पॉइंट यहाँ पर लिखोगे कि इसी काल में पाकिस्तान की हम लोग बात करेंगे, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या दिया गया, उनको आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, दी गई आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद किसने की आपकी, तो अमेरिका ने काफी ज्यादा पाकिस्तान की मदद की। ठीक है, जैसे एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, समझना। देखो, जैसे क्या होता है आपका ना 1965 का युद्ध होता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप बता सकते हो कौन जीता? हालांकि ये तो पूछने की बात है नहीं, ठीक है, फिर भी आप बताओ कौन जीतेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा, है ना, पूछने की बात ही नहीं है, है ना। मुकाबला किससे है? पाकिस्तान से, कोई मुकाबला ही नहीं है।
भारत यहाँ पर क्या करता है, आपका जीत जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा आपका, ठीक है, वर्ष आपका 1971। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे समझाता हूँ। देखो इस समय ना वर्ष 1971 जो था आपका, हाँ बिल्कुल भारत जीतेगा। देखो क्वेश्चन ही मैंने गलत पूछ लिया, पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। पाकिस्तान भारत के सामने कभी टिकी, है ना, भारत के सामने पाकिस्तान कभी भी क्या करेगा, आपका टिक ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन ही गलत है, खैर। चलो आगे देखो, हम लोग बात करेंगे जब 1971 का वर्ष आता है। इस वर्ष भी क्या होता है आपका ना, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। इस वर्ष भी क्या होता है, बोलोगे सर, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा नहीं, गलत हो जाएगा, जीतेगा कौन, पूछने की बात नहीं है। लेकिन देखो इस वर्ष कहीं ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या भूमिका है ना, कौन हमारे साथ में देश है मुसीबत में, हमें इस बात का देखो अंदाजा लग गया। क्योंकि देखो जब, अच्छा ये तो दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना कि इसी वर्ष हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान होता है आपका, वो अलग एक देश बन गया आपका, जो कि आपका है बांग्लादेश, ठीक है। तो उन चीजों को हम ऊपर आएंगे, बात करेंगे। देखो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है वर्ष 1971 में, उस समय आपने ये मान के चलो कि अमेरिका हो गया आपका, फ्रांस हो गया, ये पूरी तरीके से क्या थे, आपके भारत के खिलाफ थे, ठीक है। जो कोई एकमात्र अकेला देश ऐसा था जो कि भारत के समर्थन में था, वो कोई और नहीं था, आपका रूस था। हालांकि उसमें रूस बोलना भी गलत है आपका, उसमें वो क्या था, आपका यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, है ना। रूस तो बना आपका 1991 जब आपका उसका विघटन होता है। तो रूस ने क्या किया, हमारा पूरी तरीके से क्या दिया, साथ दिया। तो वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमने इस वर्ष समझा, इस युद्ध में हमें इस बात की, ये बात हमें जानने को मिली कि अमेरिका कभी भी क्या हमारे साथ में वो नहीं है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान तो यहाँ पर युद्ध में हारेगा ही हारेगा। तीसरा, एक नया देश का निर्माण होता है जो पूर्वी पाकिस्तान था आपका पहले, है ना। बाद में क्या बनता है आपका, युद्ध के बाद में वो बांग्लादेश बनता है। और इसी युद्ध में करीब करीब आपके ना 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था, भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, जो कि अपने आप में आज तक क्या है, आपका एक रिकॉर्ड है ना। इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी भी सेना ने क्या किया है, आपका आत्मसमर्पण नहीं किया है, ठीक है। और जाहिर सी बात, युद्ध हुआ आपका तो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से क्या किया था, सॉरी अमेरिका ने पूरी तरीके से खुल करके पाकिस्तान का आपका समर्थन किया था, ठीक है। यहाँ तक अमेरिका ने हम पर बोला कि ना अमेरिका हम पर क्या कर देगा ना, न्यूक्लियर वेपन भी चला देगा, ठीक है। तो ये सारी बातें चल रही थी आपकी। लेकिन इसके बाद भी, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इतनी विकट परिस्थिति होने के बाद भी भारत ने क्या किया, अपने कदम पीछे नहीं हटाए। तो हमारे लिए जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कोई बता पाएगा आप में से, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कोई बता सकता है आप में से, कोई भी एक? कोई तो बताओ, किसी को तो पता होगा। 1971 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलो कोई बात नहीं। देखो इस समय भारत की जब ना हम लोग, हाँ कौन बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक सेकंड सर, उनकी मृत्यु नहीं, एक सेकंड में कहाँ कोई बताएगा हमको? आवाज आ रही है सर? ये क्या बोल रहे हो? सर आपने लिखवाया, पहले आपने लिखवाया था पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव मैंने कब लिखवाया है ये? ऐसे कुछ लिखवाया था सर, मेरे उसमें लिखा हुआ था। होता है नेहरू जी तो नहीं, सर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे।
थे इंदिरा गांधी, ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा राव, मैंने आपको बताया था जब हमारे देश में 1991 में क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है ना, आर्थिक सुधार होता है, जिस वर्ष हम लोग क्या करते हैं, उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाते हैं, ठीक है। तब उस समय प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। 71 की आप बात करोगे तो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो सर मैंने गलत लिख दिया था, आगे पीछे हो गया होगा। तो बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेना आप एक बार, ठीक है। चलो, ओके अच्छा, सर। इंदिरा गांधी को ना आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा इनके बारे में। जी। यहाँ तक में सभी को क्लियर है ना, या रिपीट करना है, या किसी को कुछ पूछना है तो एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी सर। चलो, क्लियर है सभी को यहाँ तक में। चलिए, अब देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखो पॉइंट का निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ से ना कुछ बात आएंगी। अब वापस हम लोग आएंगे चीन के साथ। देखो चीन के साथ हमारा क्या होता है ना, तो हम लोग बात करेंगे चीन परमाणु परीक्षण तथा उसके पश्चात क्या होता है। यहाँ पर भी हम लोग टाइम जोन कितने का लेंगे, तो आपका 1962 से लेकर के हमारा 1991 तक का ही समय रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चीन परमाणु परीक्षण तथा उसके पश्चात, ठीक है। क्या चीजें होती हैं चीन परमाणु परीक्षण के अंदर में, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हुए बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो आप बात करोगे 1964 का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 1964 के अंदर, ठीक है। देखो होता क्या है आपका, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 1964 में क्या हो रहा है आपका। तो देखो 1964 में एक जगह है आपका चीन में, उस जगह का नाम है आपका लॉप नॉर, ठीक है। लॉप नॉर क्या है आपका, चीन के अंदर में एक जगह है, ठीक है। 1964 में लॉप नॉर में चीन द्वारा, ठीक है, चीन द्वारा क्या किया गया आपका, परमाणु परीक्षण, चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने के, ठीक है, करने के पश्चात, ठीक है, करने के पश्चात भारतीय संसद में, ठीक है ना, भारतीय संसद में गुट निरपेक्षता, ठीक है, गुट निरपेक्षता छोड़ने की मांग की गई थी, ठीक है ना, छोड़ने की मांग की गई थी, ठीक है। आगे देखो हम लोग समझेंगे मांग क्यों की गई थी आपकी गुट निरपेक्षता को छोड़ने की, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो अब हमारा ये युद्ध कब चल रहा है ना। संध्या जी गुड इवनिंग। देखो चीन ने क्या किया, परमाणु परीक्षण कब किया आपका, वर्ष 1964 के अंदर, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध हो चुका है। अब आप पिछला टॉपिक क्या करो, आप कनेक्ट करो, है ना, कंक्लूड करो, आपको समझ में आएगा कि भारतीय संसद में हंगामा क्यों हुआ, गुट निरपेक्षता छोड़ने की बात क्यों कही गई।
भारत ने बोला है देखो भाई, आप शांति की बात कर रहे हो, गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हो, या हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो भारत को इस बात की काफी चिंता है, चिंता इसी बात की है भारत को। देखो, एक तो चीन हमारा पड़ोसी देश है, 2 साल पहले हमारा उससे युद्ध हो चुका है, और युद्ध में भारत की करारी हार हुई थी चीन के साथ में। तो भारतीयों को इस बात की ना काफी ज्यादा क्या आपकी चिंता है। और यहाँ पर बोला गया कि भारत ने बोला कि हमें गुट निरपेक्षता छोड़नी चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, शांति को छोड़कर के हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ठीक है, ये बातें चल रही थी। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता छोड़ने की मांग की गई, और यहाँ पर आप लिखोगे, है ना, और आग्रह किया गया था। ठीक है, और आग्रह किया गया था। ठीक है, और आग्रह किया गया था कि भारत भी, है ना, भारत भी परमाणु, ठीक है ना, भारत भी क्या करे आपका, तो भारत भी परमाणु अस्त्र विकसित करे, है ना, भारत भी परमाणु अस्त्र विकसित करे। ठीक है ना, विकसित करे, इस बात की मांग की गई। बोला गया भाई देखो, अगला हथियार बना रहा है तो हमें भी बनाना पड़ेगा, हम भी हथियार बनाएंगे। अगर अगले के पास हथियार है तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। और इसी समय हमें देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, है ना, कौन होंगी हमारी, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के सबटेरियन, ठीक है, सबटेरेनियन, ठीक है, सबटेरेनियन न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के सबटेरेनियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है आपका, तो इसको शॉर्ट में एक नाम दिया गया है, और वो नाम आपका है SNEP। एस से क्या हो जाएगा आपका सबटेरेनियन, है ना, एन से हो जाएगा आपका न्यूक्लियर, ई से हो जाएगा आपका एक्सप्लोजन, और पी से क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। इसकी भारत ने क्या की, इंदिरा गांधी SNEP को क्या किया, आरंभ किया, है ना, SNEP को आरंभ किया। यानी कि यहीं से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि भारत भी क्या कर रहा है आपका, तो न्यूक्लियर हथियार की होड़ में कहीं ना कहीं भारत भी क्या हो रहा है आपका, शामिल हो रहा है। और जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है, तो आप लिखोगे जिसके परिणाम स्वरूप, सर इसका पूरा नाम भी तो होगा जो ब्रैकेट में लिखा है आपने। हाँ लिखा ना मैंने, पीछे यहाँ पर रखी, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबटेरेनियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट। ऐसे क्या हो गया ओके सर, आपका, ओके जी, हो गया सर, समझ में आ गया। चलिए, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है, देखो भारत ने भाई क्या किया है,
कुछ चीजों को स्टार्ट किया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अधूरा रह जाएगा आपका। तो इसका परिणाम हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि मई 1974 में, कब, इसके परिणाम स्वरूप मई 1974 में, ठीक है ना, कब होगा आपका, मई 1974 में भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया, या भारत का नहीं लिख लो, भारत ने लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। डायरेक्ट यहाँ से देखो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया, ठीक है, किस प्रोजेक्ट द्वारा किया गया इसको, तो वर्ष आप बताओगे कौन सा है। अगर राखी जी बताएंगे, संध्या जी आप लोग एक बार, वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका। तो वर्ष हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, वर्ष हो रहा है हमारा 1900, ठीक है, वर्ष कौन हो रहा है आपका 1974, और वो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, तो SNE, ये दोनों हाईलाइट करके रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ ट्रीटी वगैरह की जाएगी आपकी, ठीक है। अब वो ट्रीटी कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी आपकी हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से क्या करोगे, ट्रीटी को लिखोगे और उसको आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले ट्रीटी की यहाँ पर बात की गई, तो आप यहाँ पर लिखोगे भारत ने, देखो यहाँ पर पॉइंट बना करके हमें लिखना है, भारत ने ठीक है, भारत ने पार्शियल टेस्ट, ठीक है, भारत ने पार्शियल टेस्ट ब्रेने ट्रीटी, ठीक है ना, भारत ने पार्शियल टेस्ट ब्रेने ट्रीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पीटीबीटी। ध्यान रखना, पीटीबीटी का मतलब पी से आपका पार्शियल हो जाएगा, टी से आपका टेस्ट हो जाएगा, डी से आपका ब्रेने हो जाएगा, और टी से आपका ट्रीटी हो जाएगा। तो भारत ने क्या किया है आपका, तो पार्शियल टेस्ट ब्रेने ट्रीटी पर क्या किया आपका, पर हस्ताक्षर किया, ठीक है ना, हस्ताक्षर किया। अब पॉइंट आएगा सर इसमें ऐसा क्या था, देखो अब इस पर भारत ने क्या किया आपका, हस्ताक्षर किया, इसके पीछे देखो क्या कारण था और इसमें क्या था। अच्छा ये संधि कब आई थी आपकी, तो इस संधि का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है 1973 में, ठीक है ना। यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेना, जो संधि, ठीक है, जो संधि 1963 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है, अस्तित्व में आई थी, ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। आगे देखोगे 1968, ठीक है, आगे का वर्ष आएगा आपका 1968 के एनपीटी को, ठीक है ना, 1968 के एनपीटी को भेदभावपूर्ण, ठीक है, भेदभाव
पूर्ण मानते हुए, ठीक है ना, भेदभाव पूर्ण मानते हुए भारत ने क्या कर दिया, तो भेदभाव पूर्ण मानते हुए भारत ने हस्ताक्षर, ठीक है, करने से मना कर दिया, है ना, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। चलिए यहाँ तक हम लोग एक बार समझ लेते हैं चीजों को। पहले देखो होता है क्या आपका, तो सबसे पहले आप देखोगे, थोड़ा पीछे चलेंगे हम लोग। देखो भारत ने, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था आपका कि 1974 में भारत ने क्या किया था, अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद होता है, देखो भारत ने पार्शियल ब्रेनेट ट्रीटी पीटीबीटी पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया, जो आपका 1963 में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 1968 के अंदर आपका एनपीटी आता है, तो भारत ने इसको क्या माना कि भेदभावपूर्ण है ना, इसमें हमारे साथ क्या किया जा रहा है, तो भेदभाव किया जा रहा है, और भारत ने साफ तौर पर इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है चीजों को। आगे देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो निरंतरता आपकी चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे निरंतरता के साथ कुछ परिवर्तन भी आते हैं, है ना। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निरंतरता के साथ परिवर्तन के बारे में। ठीक है, निरंतरता के साथ परिवर्तन। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे, उससे पहले ना राखी जी बताएंगे एक बार, यहाँ तक में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है जी तो सर। बताओगे एक बार। नो सर, मुझे कोई कुछ नहीं पूछना। मेरा ये पहले शायद लिखा हुआ है और मैं इसी से रिवीजन कर लूंगी और थोड़ा बड़ी क्लासेस देख लूंगी। आप आफ्टरनून क्लासेस भी थे ना पहले, आईआर के। सर हाँ, वो मैंने बताया था ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। चलिए अब हम नेटवर्क लोग, प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। देखो अब इस चरण में देखो, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका 1962 से लेकर के 1991 तक का, तो इस चरण में ना जो भारत की विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं विश्व व्यवस्था के दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों से क्या है, आपके अपने सामंजस्य बनाए रखने की क्या करती आवश्यकता रहती है। क्योंकि देखो इस समय दो काफी प्रभावशाली, विश्व में दो प्रतिस्पर्धा चल रही, अमेरिका की और यूएसएसआर की। तो भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका है कि भारत क्या करे आपका, तो इस समय भारत क्या करेगा अपना भाई, अपना सामंजस्य क्या रखेगा, बनाए रखेगा। ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्या थी, आवश्यकता थी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि हम लोग चीजों को समझ पाए। तो जब देखो आप 1971 की बात करोगे, याद आएगा आपको भारत और, अरे चल भैया, चल चल भैया, काफी आवाज, चल एक बार चल भैया, चल चल भैया, चल भैया आ गए, सुबह से याद कर रहे हैं वो। चल भैया, बाबा बुला रहे, पीछे बुला रहे। चलो आगे देखो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो जब बात यहाँ पर हम लोग करेंगे ना, तो याद आएगा आपको वर्ष 1971। देखो 1971 में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, बांग्लादेश एक अलग पूर्वी पाकिस्तान से बनता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान में देखो जो हालात थे, है ना, 1971 में क्या चल रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर आपको गृह युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है ना, 1971 में क्या होता है आपका, गृह युद्ध के आरंभ, ठीक है ना, 1971 में गृह युद्ध के आरंभ के पश्चात,
ठीक है। 1971 में गृह युद्ध के आरंभ के पश्चात, है ना, क्या होता है आपका, भारत को पूर्वी पाकिस्तान से, है ना, भारत को, ठीक है, भारत को पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लाखों शरणार्थियों, है ना, लाखों, ठीक है, शरणार्थियों, सर ये मैं ये पूछना चाह रही थी, ये टॉपिक अलग है और आफ्टरनून में आपने अलग पढ़ाया था क्या? नहीं, आपका हुआ था, अलग नहीं था। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, क्या कहीं पे कुछ डाउट है क्या आपको, पूछ सकते हो, बताओ। ठीक है, देखो, लाखों शरणार्थियों को भारत को क्या करना पड़ा, तो सामना करना पड़ा, है ना, लाखों शरणार्थियों का सामना करना पड़ा। देखो, अलग आपको ना इसलिए लग सकता है क्योंकि कुछ क्लासेस मैंने क्या की थी ना, आई थिंक 1 या 2 क्लासेस मेरी ऐसी थी आफ्टरनून के बैच में IR की, जहां मैंने ना आपके PDF से पढ़ाया था। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा अलग एक आध पॉइंट कहीं पर लग सकता है, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है वो आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध। चलो आगे देखो, पॉइंट आता है आपका पाकिस्तान के विरुद्ध। अब देखो भाई, लाखों शरणार्थी अगर आपके देश से हमारे देश में आएंगे तो जाहिर सी बात है ना, हम चुप तो बैठेंगे नहीं भाई, क्योंकि देखो लाखों लोगों के आने से, हमने पहले भी IR में डिस्कस किया है कि आपका देश किस तरीके से प्रभावित होता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, हर तरीके से आपका देश भाई क्या होता है, प्रभावित होता है। तो पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की बात कही गई, है ना, पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई आपकी। ठीक है, तो पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई द्वारा समर्थित एक, ठीक है, तो पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई द्वारा समर्थित एक राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल, ठीक है, राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल, ठीक है, राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल करने की, पहल करने की रणनीति, है ना, पहल करने की रणनीति भारत ने, ठीक है, पहल करने की रणनीति भारत ने, ठीक है ना, पहल करने की रणनीति भारत ने, पहल करने की रणनीति का भारत ने शीघ्रता से, है ना, भारत ने शीघ्रता से निर्णय लिया, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है 1971 का भारत पाक युद्ध। और युद्ध में क्या हुआ था, पूरी कहानी हमने क्या किया, पहले ही इसको समझा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग आज के इस क्लास यहीं पर अपने एंड करेंगे। क्लास एंड करने से पहले क्लास में अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार क्या करोगे, जरूर से बताओगे। ठीक है,
क्लास एंड करने से पहले अगर आप में से किसी के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताएंगे, है ना। पारुल जी आप बताओगे, आपके कुछ डाउट वगैरह है? हेलो, आवाज आ रही है? बताएंगे, कुछ डाउट वगैरह है आपको? यस सर, नो डाउट, नो डाउट। चलिए ठीक है। देखो क्लास ना रेगुलर किया करो, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आएंगी। कभी करोगे कभी नहीं करोगे तो चीजें ना उतनी बेहतर आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो कोशिश करना क्लास रेगुलर करो आप, ठीक है। बाकी देखो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो कल हमारी सेम टाइम पर क्लास होगी, लेकिन कल हम लोग IR नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आपके पास रूटीन होगा, तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने वाले हैं, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आंतरिक सुरक्षा, है ना। आंतरिक सुरक्षा कल हम इसको क्या करेंगे? कल हमारी पहली क्लास है इसकी, कल हम लोग इसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सेम टाइम पर, 6:30 से 7:30 के बीच में, ठीक है। तो कल सभी लोग हम लोग मिलेंगे क्लास में अपने, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। किसी को कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो एक बार। नो सर। चलिए ठीक है फिर। चलो तो इसके साथ क्लास को एंड करेंगे। बाकी कल सेम टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? मिलेंगे 6:30 अपने एक नए सब्जेक्ट के साथ में, जो कि हमारा है आंतरिक सुरक्षा। ओके सर।